संडे टाइम्स ने ये जो स्टिंग ऑपरेशन किया था, ये सारी वीडियोस फीफा को भेज दी। इसके बाद फीफा ने इन दोनों को लाइफ टाइम बैन कर दिया। वर्ल्ड कप से 2 दिन पहले यू टर्न मान लिया। ये कहा कि बियर मैच के दौरान नहीं पी जा सकती। कतर के पास अपनी सिक्योरिटी तक नहीं है। प्लेयर्स को जो सिक्योरिटी दी गई है उसके लिए फोर्स भी पाकिस्तान से खरीदी गई है किराए पे। जिन ईमेल्स के थ्रू ये लोग वोटर्स को खरीद रहे थे, वो जो ईमेल्स थे वो संडे टाइम्स ने पूरी दुनिया के सामने ला के रख दिए। कतर ने तो कभी अपने देश में फुटबॉल को प्रमोट तक नहीं किया है। फिर ऐसा क्या रीजन है कि कतर इतना डेस्परेट है इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए? 1 रुपए भी फीफा नहीं देता है, लेकिन वर्ल्ड कप से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो सारा का सारा फीफा रखता है। जो टीम होस्ट करती है वो कितनी भी वीक हो, उसको खेलने का मौका मिलता है वर्ल्ड कप में। ये कफाला का जो सिस्टम है चल तो बहुत ही टाइम से रहा था, लेकिन दुनिया के सामने इसकी असलियत अब सामने आ रही है। 45 से 48 डिग्री तक हीट में काम करने की वजह से इस वर्ल्ड कप में 6500 वर्कर्स ने अपनी जान गंवाई है। आज तक जितने भी फुटबॉल के वर्ल्ड कप हुए हैं इस दुनिया के अंदर, ये जो कतर के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है, ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनता जा रहा है। फीफा के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर गुस्से में नोट उड़ाए जा रहे हैं। दुनिया में जगह जगह पे बॉयकॉट कतर वर्ल्ड कप हो रहा है। फीफा के एग्जीक्यूटिव्स को बैक टू बैक फायर किया जा रहा है। कुछ के ऊपर केस स्टार्ट हो गए हैं, कुछ की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। दुनिया भर की जो अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स हैं वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिवील कर रही हैं। जिस आदमी की वजह से कतर को होस्टिंग मिली, उस आदमी के ऊपर लाइफ टाइम बैन कर दिया गया। प्लेयर्स ग्राउंड पे आके इस तरीके से फोटो खिंचवा रहे हैं, ब्लैक टी शर्ट्स पहन के अपनी नाराजगी बता रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस तो आपके भी दिमाग में होंगे कि एक कंट्री जहां पे सिर्फ गैस और तेल के कुएं हैं, रेगिस्तान है, जितने एरिया में हमारा मेघालय है उससे आधे एरिया में पूरा देश बसा हुआ है, उस कंट्री ने ऐसा क्या गेम खेला कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस जैसी कंट्रीज को हरा के फुटबॉल वर्ल्ड कप की होस्टिंग जीत ली? तो देखिए, इस पूरी चीज को ब्लेम तो हर कोई अपने अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन इन सब चीजों के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है वो देखते हैं। किसी भी कंट्री को अगर फीफा का वर्ल्ड कप होस्ट करना है तो उसके लिए फीफा एक पर्टिकुलर टाइम पे अनाउंसमेंट करता है कि जो कंट्री फीफा होस्ट करने में इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकती है। जनरली ये जो पूरा प्रोसेस है वो 7 से 10 साल पहले स्टार्ट हो जाता है, ताकि प्रिपरेशंस के लिए टाइम मिल जाए। और जिस डेट को फीफा अनाउंस करता है उसके बाद 1 मंथ तक का टाइम होता है सारी कंट्रीज के पास अप्लाई करने के लिए। उसके बाद फीफा सबको रिव्यू करता है, एलिजिबिलिटी चेक करता है और उनमें से कंट्री सेलेक्ट करता है। अब इसके बाद वोटिंग होती है, जिसको ज्यादा वोटिंग मिलती है वो कंट्री जीत जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये वोटिंग करता कौन है? देखिए, वोट करते हैं फीफा कांग्रेस के मेंबर। पहले ये मेंबर 24 थे जब 2010 में वोटिंग हुई थी, और इस पर्टिकुलर टाइम पे 211 मेंबर हैं। हर मेंबर के पास 1 वोट डालने का राइट होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक साथ 2 बार वोटिंग हो जाती है। जैसे 2010 में 2 बार वोटिंग हुई थी कि 2018 और 2022 का वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा। और ये जो सारी कंट्रोवर्सी है ये इसी 2010 की वोटिंग से स्टार्ट हुई है। इसी टाइम पे रशिया 2018 की होस्टिंग जीता था और कतर ने 2022 की होस्टिंग जीती थी, और दोनों ही वोटिंग में इशू हुए थे। रशिया के केस में MI6 के एक्स एजेंट आ गए थे और उन्होंने कई चार्जेस लगाए थे रशिया के ऊपर। खैर, ये जो रशिया और MI6 वाला मैटर है ये मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी कतर की बात करते हैं। देखिए, जो वोटिंग होती है इसमें फीफा के एग्जीक्यूटिव 3 चीजें देख के वोट डालते हैं। पहला, कंप्लायंस, कि जिस कंट्री को वोट ये लोग करने जा रहे हैं वो एलिजिबल भी है कि नहीं। दूसरा, ह्यूमन राइट्स और फाइनेंशियल चीजें देखी जाती हैं कि पैसा भी है उस देश के पास इतना बड़ा इवेंट हैंडल करने के लिए। और तीसरा देखा जाता है टेक्निकल एस्पेक्ट, कि भले ही पैसा है कंट्री के पास लेकिन वो करवा भी पाएगा कि नहीं, जैसे स्टेडियम है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों की एक्सेसिबिलिटी, वेदर कंडीशन, और ये सब चीज अलग अलग राउंड करवा के चेक की जाती है। तो देखिए, जो मैंने प्रोसेस आपको बताया 2010 में भी यही सेम प्रोसेस फॉलो हुआ था, और ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, साउथ कोरिया और कतर फाइनल में पहुंच गए थे। हर कोई सोच रहा था कि यूएस और ऑस्ट्रेलिया में से ही कोई जीतेगा, लेकिन जब 4 राउंड्स पूरे हुए तो हर कोई शॉक था। एक ऐसा देश जो यूएस के स्टेट ऑफ कनेक्टिकट से भी छोटा है, जहां सिर्फ रेगिस्तान है, जिनकी टीम ने आज तक वर्ल्ड कप का मुंह तक नहीं देखा है, जहां फुटबॉल के ग्राउंड्स तक नहीं है। इनफैक्ट डिसएडवांटेज है, क्योंकि वहां पे 45 से 48 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। उसने यूएस, जो दुनिया का स्पोर्टिंग पावर हाउस है, उसको हरा के वर्ल्ड कप की होस्टिंग जीत ली। ये चीज तो आपको पता ही होगा कि यूएस का ईगो बहुत बड़ा है, बहुत ही जल्दी हर्ट हो जाता है कि एक छोटे से देश से हार गए। इसलिए आप देखोगे कि पूरा यूएस का जो मीडिया है इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप के पीछे पड़ा हुआ है। आप कहोगे कि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया भी पीछे पड़े हैं, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो 2010 की जो वोटिंग हुई थी, इसमें जो फीफा की हायर अथॉरिटी थी, इन्होंने मल्टीपल टाइम्स बोला था कि कतर को वर्ल्ड कप होस्टिंग देना एक रिस्की गेम है, क्योंकि भले ही वो ग्राउंड वगैरह मैनेज कर लेंगे लेकिन नॉर्मली टीम कॉन्टिन्यूअसली इतने टेम्परेचर में खेल नहीं पाएंगी। 90 मिनट्स तक एक फुटबॉलर इतने टेम्परेचर में दौड़ेगा तो उसकी हेल्थ रिस्क पे आ जाएगी, और कई प्लेयर्स के साथ अगर ऐसा होगा तो पूरा का पूरा फीफा का जो वर्ल्ड कप है वो रिस्क पे आ जाएगा। अब इस पे कतर तो बोल रहा था कि वो एसी वाले ग्राउंड बनवा लेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे एसी भी इतने बड़े ग्राउंड पे इफेक्टिव नहीं रहते हैं, और फीफा का जो वर्ल्ड कप है उसका टाइम भी चेंज नहीं किया जा सकता। फीफा का वर्ल्ड कप हमेशा जून और जुलाई में होता है, और ऐसा इसलिए होता है ताकि बाकी जो लीग्स है, इंग्लिश लीग वगैरह,
उनसे टाइम क्लैश ना हो, क्योंकि जब टाइम क्लैश होता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन फीफा ने कतर के लिए वो किया जो उसने कभी भी इससे पहले नहीं किया था। फीफा ने वर्ल्ड कप को शिफ्ट करके नवंबर और दिसंबर में कर दिया। अब इससे दिक्कत ये हुई कि नवंबर और दिसंबर में यूरोप की कई फुटबॉल लीग चलती हैं, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग लीग चलती हैं, और वो सारी लीग्स कोई क्यों देखेगा वर्ल्ड कप को छोड़ के। जब किसी लीग के अंदर प्लेयर्स और फैंस दोनों ही नहीं रहेंगे तो लीग इररिलेवेंट हो जाती है। तो ऐसे में जो एडवर्टाइजर्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनको भारी नुकसान होता है। और ये जो पर्टिकुलर वर्ल्ड कप हो रहा है कतर में, इसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी लीग्स होती हैं उनको बिलियंस में नुकसान हो रहा है। इवन यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक को हो रहा है। फुटबॉल फेडरेशन ऑस्ट्रेलिया ने यह भी कहा कि आपने जो बिडिंग कराई थी 2010 की, उसमें यह कहा था कि ये जो वर्ल्ड कप होगा ये समर में होगा। यही चीज सोच के हमने $43 मिलियन इन्वेस्ट किए थे इस पूरे प्रोसेस में। अब जब आप वर्ल्ड कप समर में करवा ही नहीं रहे हो तो हमारा पैसा वापस कर दीजिए। बिडिंग आपने जून और जुलाई बोल के कराई थी और वर्ल्ड कप आप करा रहे हो नवंबर और दिसंबर में। इनफैक्ट फोक्स स्पोर्ट जो इस बार का वर्ल्ड कप दिखाएगा चैनल्स पे, वो फीफा के ऊपर लॉ सूट फाइल करने वाला था, क्योंकि उसको नवंबर और दिसंबर में शिफ्ट करने से भारी नुकसान हो रहा था। क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पे बाकी लीग चलती हैं तो जो ब्रांड्स आते हैं उनका पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उससे मुनाफा उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। लेकिन फॉक्स को खुश करने के लिए फीफा ने बिना किसी बिडिंग प्रोसेस के, बिना किसी बाकी ब्रॉडकास्टर से डिस्कस करे 2026 के जो मीडिया राइट्स थे वो फॉक्स को दे दिया, और वो भी बहुत कम रेट्स में दिए, और फॉक्स ने अपना मुंह बंद कर लिया। ये जो एक्स्ट्रा माइल फीफा कतर के लिए जा रहा था, ये लोगों से डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि वर्ल्ड कप कतर को दिया क्यों जा रहा है। अब देखिए, कतर ने पैसे खिलाए हैं, फीफा बिका हुआ है, ये कहना आसान है, लेकिन इन सारी चीजों के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है और ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पे फीफा एक्सपोज हुआ वो देखते हैं। फीफा की जो 2010 की वोटिंग होनी थी, उसमें जिन लोगों को वोट करना था उसमें से 2 लोगों को वोटिंग होने से पहले ही बैन कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने पैसे लेके वोट बेच दिए थे अपने। ये सबसे पहला इंसिडेंस था, लेकिन यहां पे भी चीजें रुकी नहीं। इसके बाद सबसे बड़ा एक्सपोज किया ब्रिटेन के न्यूज़पेपर संडे टाइम्स ने। इन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया फीफा के एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर, जिन्होंने 2010 में वोटिंग करके कतर को होस्टिंग जितवाई थी। इसमें नाइजीरिया के एमईओस ने $8 लाख की मांग की कि मुझे इतने पैसे आप दे दो, आप जिसको कहोगे मैं उसको वोट दे दूंगा। वहीं दूसरे स्टिंग ऑपरेशन में तहीती के रेनॉल्ड ने बोला कि मुझे $2.3 मिलियन दे दोगे अगर आप, तो आप जिस कंट्री को कहोगे मैं उसको वोट दे दूंगा। संडे टाइम्स ने ये जो स्टिंग ऑपरेशन किया था, ये सारी वीडियोस फीफा को भेज दी। इसके बाद फीफा ने इन दोनों को लाइफ टाइम बैन कर दिया। ये जितने लोग पकड़े जा रहे थे, इनके इंटरव्यू अगर आप सुनोगे तो ये सब कह रहे थे कि वी बिलीव इन फेयर प्रैक्टिस एंड फुटबॉल में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, और ये सारी चीजें बोल रहे थे। इसके बाद ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इन लोगों को भी सस्पेंड कर दिया गया पैसे लेने के चक्कर में। फीफा में जो जो वोट करने वाले थे सबका नंबर लग रहा था, और ये सब इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था कि फीफा खुद शॉक था। फीफा के फॉर्मर प्रेसिडेंट ब्लैटर ने, जिनके ऊपर नोट भी फेंके गए थे गुस्से में, ये प्रेसिडेंट थे फीफा के उस टाइम पे जब कतर को होस्टिंग मिली थी। इन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप कतर में करा के एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वर्ल्ड कप के लिए देश बहुत ही छोटा है और ये गलत चॉइस थी, लेकिन कतर को वर्ल्ड कप दिए जाने के पीछे पॉलिटिकल प्रेशर था, और इसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट निकोलस, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। वरना 2022 का वर्ल्ड कप कतर को नहीं बल्कि यूएस को जाना चाहिए था। अब आप सोच के देखिए कि इस पूरे इवेंट का जो करता धरता था, उसने ऑन रिकॉर्ड ये चीज बोल दी। इससे क्लियर हो जाता कि फीफा के अंदर फेयर वोटिंग नहीं हुई थी। एक नाम आपने न्यूज में सुना होगा, मोहम्मद बिन हमाम। ये आदमी इस पूरी चीज का करता धरता माना जाता है। इसकी वजह से कतर को होस्टिंग मिली। ये कतर से ही है, उस टाइम पे कतर पार्लियामेंट के मेंबर भी थे, और उस पर्टिकुलर टाइम पे फीफा के मेंबर भी थे, और इनके पास वोटिंग के भी राइट्स थे, और पूरे एशिया फुटबॉल को फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी है। लेकिन संडे टाइम्स ने इनको भी पकड़ लिया। जिन ईमेल्स के थ्रू ये लोग वोटर्स को खरीद रहे थे, वो जो ईमेल्स थे वो संडे टाइम्स ने पूरी दुनिया के सामने लाके रख दिए। ये वो ईमेल्स हैं, आप एक बार पॉज करके पढ़ लेना। और ये ईमेल्स लीक होने के बाद इनको लाइफ टाइम बैन कर दिया गया। यूएस के फॉर्मर अटॉर्नी जनरल माइकल जे ग्रासिया, इन्होंने इस पूरे मैटर पर इन्वेस्टिगेशन की। आपने न्यूज में सुना होगा ग्रासिया रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट में क्लियरली बताया गया कि फीफा के एग्जीक्यूटिव्स ने 2010 की जो बिडिंग प्रोसेस था, उसमें पैसे इधर से उधर किए, कई ट्रांजैक्शंस हुए, जबरदस्ती वोट डलवाए गए। ये सब लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में। ये वो ओरिजिनल रिपोर्ट है, इसका लिंक मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि जब इतना सब कुछ हो गया, इतने सारे एविडेंस आ गए, तो कतर होस्ट कैसे कर रहा है वर्ल्ड कप को? देखिए, इसमें से ज्यादातर केसेस बहुत ही बाद में निकल के आए, जब कतर में कंस्ट्रक्शन का काम हो गया था, और कुछ केस तो अभी भी चल रहे हैं। और अगर फीफा चाह भी ले तो ऐसा लास्ट मोमेंट पे कतर से शिफ्ट करके कहीं और नहीं कर सकता। काफी प्रिपरेशंस की जरूरत होती है, और जो लोग अभी पकड़े गए उन पे केस चल रहे हैं, वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने में लगे हुए हैं। और एक चीज और थी कि इनका डायरेक्ट कनेक्शन कतर से नहीं था। कतर के जितने भी केस निकल के आए, उसमें कोई ना कोई मिडिल मैन बीच में था। देखिए, ऐसा नहीं है कि फीफा में ये सब पहली बार हो रहा है। फीफा का नाम पहले भी आया पैसे देके वोट करने के लिए। रशिया में जो 2018 में वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें सीक्रेट एजेंसी MI6 के एक्स ऑफिसर ने रिवील किया कि धांधली हुई थी। पुतिन ने फीफा के एग्जीक्यूटिव्स के साथ बिडिंग होने से पहले कई बार मीटिंग की थी। लेकिन कतर के केस में चीजें थोड़ी अलग थी, क्योंकि इस केस में यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सारे पीछे पड़ गए थे। रूमर्स तो ये भी है कि संडे टाइम्स को यूरोप और यूएस बैक कर रहे थे। और फीफा, ये जो ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ट्रैक करना भी आसान नहीं है।
फीफा का जो लीगल स्टेटस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ना तो फीफा कोई बिजनेस है, ना कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ना ही कोई एनजीओ है। और इसने जानबूझ के अपने आप को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में अपने आप को रजिस्टर करा है, क्योंकि वहां पे जो रूल्स हैं वो इनको सूट करते हैं। अब आप कहोगे कि अगर ऐसा है तो फीफा के एग्जीक्यूटिव्स फिर पकड़े कैसे जा रहे हैं? देखिए, जो काम यूएस की सॉइल पे करते हुए पकड़े गए हैं, सिर्फ वही सामने आए हैं। फीफा का जो स्टेटस है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ही बड़ा है। ये जो चाहता है कंट्रीज को मानना पड़ता है। जिस कंट्री में वर्ल्ड कप होता है पूरा का पूरा खर्चा वो कंट्री उठाती है। 1 रुपए भी फीफा नहीं देता है, लेकिन वर्ल्ड कप से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो सारा का सारा फीफा रखता है। टिकट से जो पैसे आते हैं, ब्रॉडकास्टर से जो पैसे आते हैं, स्पॉन्सर लाइसेंसिंग, मार्केटिंग, इन सब का पैसा फीफा अपने पास रखती है। जो कंट्री वर्ल्ड कप करवाती है वो फीफा से 1 भी रुपए टैक्स नहीं लेती है। वर्ल्ड कप के वेन्यू जहां भी होते हैं उस एरिया को टैक्स फ्री जोन बना दिया जाता है, जहां पे फीफा और उसके पार्टनर्स को लोकल इनकम और सेल्स पे कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। इसमें आपने ये भी सुना होगा कि ये जो फीफा का वर्ल्ड कप है, जिस कंट्री में होता है वहां का टूरिज्म बढ़ता है, इकोनॉमी सुधरती है, लेकिन इसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। टूरिज्म बूस्ट होता है, लेकिन एक टाइम के बाद टूरिज्म में भी सैचुरेशन आ जाता है जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है। इनफैक्ट 1998 में फ्रांस के साथ ऐसा हुआ था कि 13% टूरिज्म पहले के कंपैरेटिवली कम हो गया था, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पे होटल वगैरह के प्राइस बढ़ जाते हैं, ट्रैफिक ज्यादा रहता है, सिक्योरिटी का इशू वगैरह रहता है। जॉब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते हैं कंट्री में, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये चीज हर कंट्री के लिए सूट करेगी। कुछ कंट्रीज में बेसिक ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं, बसेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप की वजह से एयरपोर्ट वगैरह बनवाने पड़ते हैं, उनकी मरम्मत करवानी पड़ती है, तो सारा पैसा वहां चला जाता है। गरिंचा स्टेडियम ब्राजील ने वर्ल्ड कप की वजह से काफी करोड़ों रुपए लगा के इसको बनवाया था, लेकिन आज की डेट में यहाँ पे बसेस पार्क हो रही हैं। 2010 में साउथ अफ्रीका ने $3.5 बिलियन स्पेंड किए थे, लेकिन कतर ने वो किया जो आज से पहले वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। $220 बिलियन लगाए वर्ल्ड कप में कतर ने, और ये ऑफिशियल फिगर है। खिलाने पिलाने में जो पैसा लगा होगा वो अलग से। एरिया वाइज कतर बहुत ही छोटा है, और इनकी आबादी की भी बात करें तो 29 लाख की आबादी है इनकी। इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है कतर को। ऑन एन एवरेज 15 लाख लोग वर्ल्ड कप देखने आते हैं। एक तरह से ऐसा मान लीजिए कि कतर की आधी आबादी मैच देखने आएगी, और इस आबादी का कल्चर एकदम अलग है कतर से, और ये बहुत ही मुश्किल काम है कतर के लिए। कतर के पास अपनी सिक्योरिटी तक नहीं है। प्लेयर्स को जो सिक्योरिटी दी गई है उसके लिए फोर्स भी पाकिस्तान से खरीदी गई है किराए पे $2 बिलियन में। कतर की फुटबॉल टीम ने कभी भी वर्ल्ड कप नहीं खेला। इनफैक्ट वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के लिए जो मैच होते हैं वो भी बुरी तरीके से हारी है। कायदा यह कहता है कि कतर की टीम को इतनी बड़ी टीम के साथ वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए, लेकिन इस वर्ल्ड कप में आपने कतर की टीम को खेलते हुए देखा होगा, क्योंकि जो टीम होस्ट करती है वो कितनी भी वीक हो उसको खेलने का मौका मिलता है वर्ल्ड कप में। ऐसा रूल है फीफा का, और यही रीजन है कि कतर सबसे पहली टीम थी जो वर्ल्ड कप से बाहर हुई है। अभी इतने सारे चैलेंजेस हैं कतर के सामने। $220 बिलियन से भी ऊपर का खर्चा कर चुका है। इसके बाद भी एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि इस वर्ल्ड कप में लॉस रहेगा कतर को, और ये चीज कतर को भी पता है कि फीफा की हिस्ट्री में इतना पैसा खर्च नहीं हुआ है और इसमें लॉस ही होगा। और ऐसा भी नहीं है कि फुटबॉल में कतर आगे बढ़ना चाह रहा हो। कतर ने तो कभी अपने देश में फुटबॉल को प्रमोट तक नहीं किया है। फिर ऐसा क्या रीजन है कि कतर इतना डेस्परेट है इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए? देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। पहले कतर इतना अमीर देश नहीं था, ऑयल के रिजर्व थे, लेकिन 1971 में जब दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड डिस्कवर हुआ तब कतर बहुत ही अमीर देश हो गया, और इसकी राइवलरी अपने पड़ोसियों के साथ शुरू हो गई, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब से। सऊदी अरेबिया और यूएई से इतने ज्यादा रिलेशन खराब हो गए कि कतर जो अपने बेसिक नीड्स की चीजें जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट वगैरह सऊदी से लेता था, उस पे भी उन्होंने रोक लगा दी। हालत इतनी खराब हो गई कि कतर को बाहर के देशों से मदद लेनी पड़ी। टर्की ने एयरलिफ्ट करा के कतर में कई सारी गाय भिजवाई, हजारों की संख्या में। लड़ाई इतनी ज्यादा है कि यूएई ने 15 साल की जेल का ऐलान किया है अगर इनके सिटीजन्स कतर से सिंपैथी दिखाते हैं। ये वो टाइम था जब कतर को रियलाइज हो रहा था कि इनको बाकी देशों से भी रिलेशन बना के रखने होंगे और सिर्फ ऑयल के ही भरोसे नहीं रह सकते। मिडिल ईस्ट के काफी देश ऐसे हैं जिनका यह मानना है कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगी ऑयल को ओवरटेक करेगी। इनफैक्ट 1980 में एक बार ऐसा भी हुआ था कि ऑयल की डिमांड एकदम से गिर गई थी। मिडिल ईस्ट में काफी क्राइसिस आ गया था। इनफैक्ट कोविड में भी ऑयल की डिमांड गिर गई थी। इसलिए आप नोटिस करोगे गल्फ कंट्रीज अपने मल्टीपल रेवेन्यू मॉडल पे काम कर रही हैं, लेकिन दुबई बहुत ही तेजी से आगे निकल रहा है, और दुबई का जो टूरिज्म मॉडल है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ही तेजी से सक्सेसफुली फैल रहा है। सेम यही मॉडल कतर ने भी रेप्लिकेट करने की कोशिश की है। और अगर आपको पूरी दुनिया से कनेक्ट होना है, एक्सपोजर चाहिए, तो स्पोर्ट्स सबसे पहला ऑप्शन होता है कंट्रीज का। अगर मैं फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करूं तो 32 कंट्रीज खेलती हैं इसको, और 150 देश के लोग देखते हैं इस वर्ल्ड कप को। बहुत ही बड़ा एक्सपोजर होता है। आप देखोगे कि दुबई साल भर बाकी कंट्रीज के नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स करवाता है। वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव हॉर्स रेस का वर्ल्ड कप करवाया, गोल्फ के वर्ल्ड कप चैंपियनशिप करवाई, कोविड में आईपीएल हो, दुबई हर चीज होस्ट करने के लिए रेडी रहता है। कतर इन सारी चीजों को बहुत ही क्लोजली वॉच करता है। कतर अभी जो वर्ल्ड कप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, आगे चल के इन्हीं ग्राउंड्स को वो दुबई की तरह वर्ल्ड के अलग अलग बड़े बड़े इवेंट्स को होस्ट कराने के लिए यूज करेगा। भले वो इस वर्ल्ड कप में घाटे में जा रहा है, लेकिन दुबई के पैरेलल खड़े होकर
आगे वो मल्टीपल इवेंट्स कराएगा और ये रेवेन्यू मॉडल लाइफ टाइम रहने वाला है कतर के पास। टूरिज्म जो है वो आज की डेट में कंट्रीज के लिए बहुत ही बड़ा रेवेन्यू सिस्टम बन गया है। यूरोप की तो कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी पूरी इकोनॉमी इस पर डिपेंड करती है। सेम चीज कतर भी करना चाहता है गल्फ रीजन में। दुबई और कतर की राइवलरी अब डे बाय डे एक इकोनॉमिक कंपटीशन में बदल गई है। अभी कतर वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है तो उधर दुबई फीफा फैन फेस्टिवल होस्ट कर रहा है। गल्फ कंट्रीज ने बहुत ज्यादा ट्राई किया कि ये जो अभी फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है ये मल्टीपल गल्फ कंट्रीज में हो जाए, लेकिन कतर ने जान लगा दी और ऐसा नहीं होने दिया। बेसिकली गल्फ कंट्रीज इन स्पोर्टिंग इवेंट्स को एक सॉफ्ट पावर की तरह यूज करना चाहती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को तेज करने के लिए। आप नोटिस करोगे कि जितने भी ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं उसमें दुबई और कतर के एडवर्टीजमेंट जरूर मिलते हैं। अब इंग्लिश प्रीमियर लीग में एडवर्टीजमेंट करके कतर और दुबई को और क्या फायदा होगा। टी शर्ट से लेके बाउंड्री लाइन तक हर जगह आप विजिट दुबई, कम टू कतार ये लिखा हुआ देख लोगे। बैक टू बैक ये लोग टीम्स के ओनर बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स को खरीद रहे हैं। इनको स्पोर्ट्स से ज्यादा स्पोर्ट्स से आने वाले रेवेन्यू सिस्टम में बिलीव है। इन मल्टीपल ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट से वेस्ट और इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो गैप है वो बहुत तेजी से कम हो रहा है और इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। पहले जो काम दुबई अकेले कर रहा था अब उसमें एक कॉम्पिटिशन और आ गया जिसका नाम है कतर। दुबई हो या कतर दोनों ही हाई विजिबिलिटी वाले स्पोर्ट इवेंट जो है उनको टारगेट कर रहे हैं। छोटे इवेंट जो है उनको ये छोड़ दे रहे हैं। वर्ल्ड कप से लेकर वर्ल्ड एक्सपो तक हर एक चीज गल्फ कंट्री में आ रही है। अब देखिए ये सारी चीजें कर तो रहे हैं लेकिन इनके पास वर्कर्स की कमी है। पहली चीज तो पॉपुलेशन बहुत कम है और दूसरी चीज जो है वो बहुत अमीर है। इनके लोग 45 डिग्री की हीट में जाके काम करने वालों में से नहीं है। तो इसलिए इन्होंने एक कफाला सिस्टम बना रखा है जिसके थ्रू ये इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान से मजदूर लाते हैं। लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि इसमें वही मजदूर गल्फ में आ सकता है जिसका खर्चा गल्फ की कंपनीज उठा सके। जिस कंपनी के थ्रू ये लोग गल्फ कंट्री में आएंगे हर काम के लिए इन मजदूरों को उस कंपनी से परमिशन लेनी होती है। ना ये कंपनी छोड़ सकते हैं, ना ही देश छोड़ सकते हैं, ना वीजा रिन्यू करा सकते हैं। इसके साथ साथ इनके जो पासपोर्ट होते हैं वो भी रख लिए जाते हैं ताकि ये भाग ना सकें। काम जरूरत से ज्यादा कराते हैं और बेसिक इंश्योरेंस तक नहीं देते हैं। ये कफाला का जो सिस्टम है चल तो बहुत ही टाइम से रहा था लेकिन दुनिया के सामने इसकी असलियत अब सामने आ रही है इस 2022 के वर्ल्ड कप में, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड कप में बहुत ही जल्दी और बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था जिसकी कमिटमेंट कतर ने कर दी थी। क्योंकि काम बड़ा था इसलिए एक्सप्लॉइट भी ज्यादा करा गया। 45 से 48 डिग्री तक हीट में काम करने की वजह से इस वर्ल्ड कप में 6500 वर्कर्स ने अपनी जान गंवाई है। मल्टीपल रिपोर्ट्स आई तब पता चला कि इसमें से यंग लोग हीट की वजह से कार्डियक अरेस्ट और ब्रीदिंग प्रॉब्लम से मर रहे हैं। इसको लेके पूरे वर्ल्ड में कतर का जो वर्ल्ड कप है उसको बॉयकॉट करने की मुहिम चली, लेकिन कतर ने जो ऑफिशियल डेटा बताया उसमें सिर्फ 37 लोगों की डेथ बताई। लेकिन जब नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश की एम्बेसी से डेटा मैच कराया गया, जो लोग यहां से गए थे उनके डेटा से मैच कराया गया, तब पता चला कि इतने लोगों की डेथ हुई है। सबसे ज्यादा इंडिया के वर्कर्स की डेथ हुई है। इन कंडीशन में ये लोग रहते हैं। इन सारी चीजों को लेकर बहुत डिस्कशन हुआ और फिर कपाला सिस्टम में चेंजेस किए गए। मिनिमम वेजेस की बात हुई, लेकिन ये सारे चेंजेस जो किए गए इसके अंदर ये तब किए गए जब पूरा कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका था। सबसे जो सरप्राइज करने वाली बात वो ये थी कि इंडिया में लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि बाहर के लोगों ने इंडिया के मजदूरों की आवाज उठाई। कतर में होमोसेक्सुअलिटी इलीगल है और पकड़े जाने पर 3 साल की सजा भी है। कतर ऑफिशियल्स का यह कहना है कि LGBTQ कम्युनिटी जो है वो अगर आना चाहती है तो उसका स्वागत है, लेकिन उसको हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और जब तक वो कतर में रहें उनको हमारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में LGBTQ कम्युनिटी जो है उसमें जो फुटबॉल फैंस हैं वो कंफर्टेबल नहीं है यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि भले ही कतर ने अलाउ कर दिया है लेकिन वहां के लोग इसको अभी भी एक मानसिक बीमारी समझते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ रिस्क पे आ सकती है, उन पे अटैक हो सकता है। कपड़ों को लेके भी रूल्स हैं कि कंधे और घुटने नहीं दिखने चाहिए, मतलब कि शॉर्ट्स और कट स्लीव्स अलाउड नहीं है। इवन लड़के भी शर्टलेस नहीं घूम सकते। वुमेन्स को भी बेसिक फ्रीडम नहीं है कतर के अंदर, बिना किसी मेल के घूमना अलाउड नहीं है और वो क्या पहनेंगी पब्लिक प्लेस पे उस पे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। कतर के अंदर अल्कोहल पे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो फीफा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था, क्योंकि बियर की कंपनीज स्पॉन्सर्स होती हैं वर्ल्ड कप के अंदर और फैंस भी बियर पीते पीते मैच देखते हैं। कतर ने पहले तो बोल दिया कि जिन फैंस के पास टिकट होंगे वो मैच के 3 घंटे पहले और मैच के 1 घंटे बाद तक बियर खरीद सकते हैं। लेकिन जब मैच पास में आया तो अपनी बात से मुकर गए। वर्ल्ड कप से 2 दिन पहले यूटर्न मान लिया। ये कहा कि बियर मैच के दौरान नहीं पी जा सकती। इससे जितने भी फैंस थे काफी गुस्सा हो गए कि लास्ट मिनट में ऐसा क्यों किया गया और चीटेड फील कर रहे थे। फुटबॉल के जो फैंस थे वो फीफा के जो प्रेसिडेंट थे उनके स्टेटमेंट से भी भड़क गए। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि अगर बियर नहीं पिएंगे तो लोग मर नहीं जाएंगे। लेकिन जब बहुत हल्ला हुआ तो इनके लिए एक बियर जोन बनाया गया जिसमें कुछ टाइम के लिए बियर मिलेगी और उनके प्राइस भी बहुत महंगे कर दिए गए ताकि लोग कम जाएं बियर पीने। फैंस काफी नाराज थे कि वर्ल्ड कप को कतर में कराने के लिए इन्होंने इतना पुराना ट्रेडिशन तोड़ दिया। देखिए, आप जो चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, कोई भी दाल खाते हो, हर किसी चीज को वर्कर्स ने बहुत ही मेहनत से आपके पास पहुंचाया होता है। लेकिन वर्ल्ड कप के वर्कर्स के बारे में इसलिए ज्यादा बात हो रही क्योंकि ये नंबर्स में ज्यादा है, लेकिन हर एक वर्कर के लिए हमें उतनी ही आवाज उठानी चाहिए। दूसरी चीज, आप किसी भी देश में जा रहे हैं तो वहां के रूल्स आपको फॉलो करने होंगे।
कोई इंडिया में आएगा तो उसको इंडिया के रूल फॉलो करने होंगे। ये तो ऑर्गेनाइजर को सोचना है कि वो प्रेशर और पैसे के चक्कर में किस हद तक गिर सकते हैं। अगर आप कतर में रहते होंगे तो आपको ये डिटेल्स नहीं पता चलेंगी, क्योंकि वहां पे मीडिया के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं और अगर कोई वेबसाइट भी ये सब लिखती है तो उसको भी बैन कर दिया जाता है वहां पे।